सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। सबसे पहले मैं थोड़ा लेट आने के लिए क्षमा चाहता हूं और बीच में ये 2-3 दिन का जो गैप हुआ उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। सभी को मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं और सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग कहता हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसे हो? आप लोग कैसे हो ज़रा बताइए मुझे। और हाँ, अभी क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप भी थोड़ा सतर्क रहिए, सेहत अपनी संभालिए पूरी तरह से, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल रखिए और सतर्कता बनाए रखें इस बीमारी की वजह से। ठीक है, चलिए। तो मुझे उम्मीद है संदीप महेश्वरी कह रहे कि सर सॉफ्टवेयर कंटिन्यू कब हो गए? सॉफ्टवेयर कौन सा? कौन से सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हो? चलिए, तो आज हम, जैसे कि आपने थंबनेल में और हमारे वीडियो के टाइटल में, क्लास के टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। आप फटाफट इन हमारी इस लाइव स्ट्रीम को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो ताकि वो भी हमसे इसी वक्त अभी लाइव क्लास के अंदर जुड़ जाए। ठीक है, चलिए। मितेश हाय हेलो, आइए। यस सोलंकी, हम बिल्कुल सही है, फिट और फाइन है। आप बताइए आप कैसे हो? और मैं आप लोगों को आप लोगों से एक बात को लेकर थोड़ा नाराज हूं, और वो है जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था बोल्टेड कनेक्शन का, वो उसको किसी ने भी अब तक कंप्लीट नहीं किया, सबमिट नहीं किया। इवन उसके बारे में मुझे किसी ने एक सवाल भी नहीं किया कि सर हमें इस असाइनमेंट के अंदर करना क्या है, हम कैसे करें, ऐसा क्यों? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। धवल जादव, सर प्लेट गर्डर एंड फुट ओवर ब्रिज कब कराएंगे? धीरे धीरे हम हर एक चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करते चलेंगे, इसलिए उस चैप्टर का जब नंबर आएगा हम तब उन दोनों चीज़ों को करवाएंगे। ठीक है, हम पूरा कवर करेंगे, ये कंप्लीट सिलेबस पूरा कवर करेंगे हम लोग, तो इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम एक एक चीज़ इस सिलेबस की, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक हम एक एक एग्जाम्पल हम इसके अंदर समझते रहेंगे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। चेतन, हम बिल्कुल फिट और फाइन हैं, आप बताइए। हम प्लेट गर्डर, गेंट्री गर्डर बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो अत्री भट्ट, सर आई गॉट 27 आउट ऑफ 30 इन DSS, थैंक यू, यू आर वेलकम डियर। एंड सर डिजाइन ऑफ बीम्स, वो अभी फिलहाल इसमें नहीं होगा। ठीक है, वो अलग चैप्टर है, वो अलग टॉपिक होगा। DSS, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो जो भी इसके अंदर मेन मुख्य चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमने पहले कनेक्शन कवर किया, उसके बाद हम अब इंडस्ट्रियल पे आए हैं, उसके बाद हम प्लेट गटर पे जाएंगे, उसके बाद हम गेंट्री गटर पे जाएंगे, उसके बाद हम फुट ओवर पे जाएंगे, उसके बाद हम प्लास्टिक डिजाइन पे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस रहेगा। चलिए, तो जो अब तक जिसने हमारी कंटिन्यू क्लासेस फॉलो की है और अटेंड किया है, सबसे पहले वो अपनी हाजिरी मुझे दे कि सर आई एम प्रेजेंट। जो हमें कंटिन्यू फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं, इस लाइव सेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं इन लाइव सेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो जरा आप जो है बताइए मुझे फटाफट कि कितने लोग हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स है, रेगुलर स्टूडेंट्स है, वो कितने लोग अभी हाजिर हैं। और एक और चीज आपसे जानना चाहता था कि कितने लोगों की अभी छुट्टियां हैं, मतलब अभी जो गवर्नमेंट की वजह से कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरतने के तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब बंद किए गए हैं, तो आप भी इसमें शामिल है? मतलब आपकी भी इंस्टीट्यूट बंद है या फिर अभी आपकी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं? जरा बताइए ताकि मुझे टाइमिंग को लेकर आपको समझ में आए। अगर टाइमिंग आपका सुबह अगर एग्जिस्ट होता है तो फिर सुबह हम एक क्लास रखेंगे, एक क्लास रात में रखेंगे, इस तरह से तो हमारा कवर सिलेबस जो है अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। बड़ा नहीं बधा नहीं झोने, हाँ, पर कई कई जगह अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने शायद कई जगह अभी कुछ कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो है वहां पर एग्जाम्स चल रहे हैं, मिड टर्म्स वगैरह चल रहे थे, इसलिए मुझे पता चला है कहीं से कुछ लोग अभी भी एग्जाम्स दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपका जो है सब कुछ बंद है। ठीक है, तो मॉर्निंग, अब आप मुझे बताइए कितने लोग आप में से मॉर्निंग क्लासेस के लिए राजी है? हाउ मैनी ऑफ यू आर एग्री फॉर मॉर्निंग क्लासेस? कितने लोग राजी है? जल्दी बताइए मुझे। मिड सेम्स कैंसिल हो गए, अच्छा ठीक है। मिहिर गुजराती, आइए, स्वागत है आपका।
और यस रेडी, ओके, एग्री 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 मैं सर। अच्छा, टाइमिंग अगर मैं 10 बजे के आसपास रखूँ चलेगा आप सभी को? अगर हम मॉर्निंग का 10 बजे का क्लास रखें तो मुझे लगता है शायद जो ज़्यादा देर तक सोने वाले हैं उनकी भी नींद हो जाएगी, ठीक है ना। 10 बजे हम स्टार्ट करेंगे, दिस टाइमिंग इज़ बेस्ट, है ना। 10 बजे से फिर 11 साढ़े 11 बजे तक हम लिया करेंगे, तो इसमें और भी मज़ा आएगा पढ़ने में भी, है ना। नाश्ता वाश्ता करके बैठ जाइए, 10 बजे फर्स्ट क्लास, और हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो अभी तो हम फिलहाल, अब देखो, क्योंकि हम चाहे तो कल से ही मॉर्निंग क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। जो भी मैं अभी फाइनल डिसीजन मेरा होगा, मैं आपको आज रात को या कल सुबह मॉर्निंग तक आपको फाइनलाइज कर दूंगा, अनाउंस कर दूंगा। उसके बाद हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं अभी यहाँ पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में। और एक ज़रूरी चीज़ कि आप लोगों ने अब तक, अब क्योंकि आपके छुट्टियां पड़ गई है, तो आप लोगों का काम था कि मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था, कम से कम उस असाइनमेंट की तरफ एक बार देखिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ईमानदारी से कहिएगा, कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है अब तक? सच सच बताइएगा। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। आप बस कितने शिद्दत से पढ़ रहे हो मुझे ये जानना है। सर डीएसएस में कोई व्हाट्सएप ग्रुप, डीएसएस का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, डीएसएस का हमारा एप्लीकेशन ग्रुप है। एप्लीकेशन जो हमारी मोबाइल ऐप है टेक्निकल सिविल नाम से, उस एप्लीकेशन के अंदर ही हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों ने उस असाइनमेंट को सॉल्व किया? मैंने किया। सावन आपने किया, तो आपने मुझे उसको सबमिट क्यों नहीं किया? मैंने आपको कहा था ना उसके अंदर, अनाउंसमेंट के अंदर, के आप असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए। असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद उसके फोटोज क्लिक करके मुझे अपलोड कर दीजिए, वहीं पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट कर दो। तो ये कितना बेहतरीन तरीका हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आपको जितना हो सके उतना रेगुलेट मैं कर सकूं। रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए। तो एप्लीकेशन का भी यही महत्व था कि भाई आपको रेगुलेट मैं करूंगा। आज मेरा फर्स्ट डे है, ठीक है। यस सोलंकी, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का भी आज पहला दिन है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने ग्रुप में आपको असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट को एक बार ओपन करें और उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसा भी सॉल्व हो, मुझे एक बार उसका फोटो पाड़ के उस असाइनमेंट को सबमिट करें। अगर आपको सॉल्यूशन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, सवाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम, डाउट, दिक्कत हो रहा है, तो आप एनी टाइम मुझे उसी ग्रुप के अंदर सवाल पूछ सकते हो। मैं आपको आधी रात को भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। इतना कुछ जब मैं आपके लिए कर सकता हूं, मैं सोच रहा हूं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा सवाल ये है। अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएंगे एग्जाम के अंदर, ये गारंटी है मेरी। बट जस्ट यू हैव टू फॉलो मी, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी, एंड दैट यू आर नॉट डूइंग, ओके। सो ये कोई अच्छी बात नहीं है जब आपके पीछे कोई इतनी मेहनत करने की सोच रहा है, चाह रहा है, तो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। खैर जो भी है, ये तो हमारे असाइनमेंट की बात हुई। जितना भी, जिन लोगों का भी फर्स्ट डे है उन लोगों के लिए अच्छी बात है, आप लोग जरा फॉलो करिएगा मुझे, ठीक है। चलिए, खैर अब एक जरूरी बात आपको बता दूं मैं। लेक्चर हम आगे शुरू करते हैं, हमारे चैप्टर को आगे शुरू करते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं मैं। अगर आपने हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी तो हमारा टारगेट है GTU, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम से, ठीक है। एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम जो है GPSC, UPSC, गेट वगैरह, हम उसको अभी ये नहीं कर रहे। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने गेट एग्जाम दी थी और कितने लोगों के क्या क्या रिजल्ट आए, जरा बताओगे आप मुझे? कितने लोगों ने गेट दी थी आप में से? कितने क्वालिफाई हुए हैं, कितने नहीं हुए? जरा आप लोगों में से कोई बता सकता हो तो प्लीज बता दीजिए। अगर गुप्त रखना चाहता हो तो आपकी मर्जी, ठीक है। खैर जो भी है, ऑलमोस्ट तो आपने नहीं दिया होगा गेट। 13 मार्क्स आए, यस की। अच्छा, गुड ट्राई, वेरी गुड। यस सोलंकी, बहुत अच्छी बात है, आपने ट्राई किया, एटलीस्ट 13 मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट एग्जाम और देना, उसके अंदर भी आपके इससे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जिसने दिया है और कम मार्क्स आए हैं तो बिल्कुल आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप आगे और ट्राई करोगे तो आपके और आगे अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि अभी तो ये आपकी शुरुआत है, ओके। अभी आपको लंबा चलना है आगे। चलिए, अब एक ज़रूरी बात आपको, ज़रूरी अनाउंसमेंट आपको बता रहा हूँ मैं।
जरूरी अनाउंसमेंट आपको दे रहा हूं मैं, जैसे कि कई लोग हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखे होंगे और उसके अंदर आपने कुछ कोर्सेज हमारे दिए, हमारे वहां पर लिस्टेड है, जिसमें हमने डीएसएस का भी एक कोर्स लिस्ट आउट किया है। अगर आपको ध्यान है, अगर आपने देखा है, क्योंकि मैंने कई बार आपको उस कोर्स को रिकमेंड भी किया है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमारी टीम ने आपको उसको रिकमेंड किया है, उसको आप तक उसका अनाउंसमेंट पहुंचाया है। तो कई लोग जानते होंगे कि हमने डीएसएस का एक पेड कोर्स वहां पर रखा है जो कि है 999 रुपीज का, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, आप कहोगे कि सर लाइव क्लास तो ऑलरेडी चल रही है, तो फिर पेड हमें लेने की क्या जरूरत है। तो कुछ चीजें हैं जो पेड में होगी, अनपेड में नहीं होगी, ठीक है। चलिए जयेश, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, 17.45 इज वेरी गुड। चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम डीएसएस की पेड हमारा कोर्स है 999 रुपीज का, उसके कुछ जरूरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर मैं क्या प्रोवाइड करूंगा। जो उसको पे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको क्लास देख लेके नहीं मिलेगी। इस तरह से जो लाइव हो रही है सभी के लिए है, ये फ्री है, ये इसके अंदर आपको किसी भी चीज की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, इस तरह से लाइव रहेगी तो। लेकिन जो पेड हमने कोर्स रखा है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हमने फीचर्स या सर्विस दे रखी है आपको हमारी तरफ से। जैसे कि पहला है लाइव सेशन प्लस, जो प्रीवियस क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशन थे हमारे, वो भी आपको मिलेंगे। अगर इन केस मान लीजिए कि हमारा अभी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग चल रहा है और अगर आपको प्लेट गर्डर या घंटे गर्डर पढ़ना है, तो आपको हमारे एप्लीकेशन के उस कोर्स के अंदर उन सारे वीडियोस के सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और जरूरी बात क्या है, आप कहोगे कि सर ये तो आपके YouTube चैनल पे अवेलेबल है, तो अब वो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल नहीं है, अब तक थे अब नहीं है, ठीक है। अब वो आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है गेट IMP विद द सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस। जो भी IMPs हम आपको देंगे, उनके अब तक मैं IMPs देता आया हूं और उन IMPs के सिर्फ क्वेश्चन सी में आपको दिया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पेड कोर्स होगा उसके अंदर हम उसको विद सॉल्यूशन आपको देंगे, और अगर हो सके तो आपको उसके सॉल्यूशन को हम इस तरह से लाइव आकर, जिन लोगों ने पे किया होगा उन्हीं के सामने, उन्हीं को हम जो है लाइव एक्सप्लेन करेंगे उन सारी थियरीज को, उन IMP क्वेश्चंस को, कि इसके अंदर आपको करना क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर होगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। कई लोग अभी मुझे कह रहे थे कि सर पेपर सॉल्यूशन दे दीजिए, पेपर सॉल्यूशन। अब देखो, पेपर को सॉल्व करना कोई आसान बात नहीं है, और काफी पिछले 6 पेपर है, ठीक है। पिछले 6 पेपर जो है, रेगुलर पेपर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो सारे पेपर्स को मुझे सॉल्व करना है, उन सारे सॉल्यूशन को मुझे आपको देना है। तो ये अब हमारी पेड सर्विस हो गई है। जो हमारा कोर्स पे करेगा उसको पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी अभी नहीं, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। जैसे ही पेपर सॉल्व होता है मैं हमारी एप्लीकेशन के पेड कोर्स के अंदर उसे अप्लाई कर दूंगा, वहां से आप सॉल्यूशन ले सकते हो, और उस सॉल्यूशन को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेन भी करूंगा कि सॉल्यूशन के अंदर मैंने किया क्या है और क्यों और कहां किया है। दूसरी बात है, अब आगे बढ़े तो उसके अंदर और एक चीज है कि भाई आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। 999 रुपीज मतलब 1000 में आपको इतनी सारी मैं फैसिलिटीज दे रहा हूं। दूसरी इसके अंदर क्या है कि आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, कॉल करके, मैसेज करके, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपका मुझे मतलब मेरा आपको कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा। जैसे आप कोर्स के लिए पे करोगे तो आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। आप उससे मुझे डायरेक्टली एनी टाइम अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहूंगा, आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कोई जरूरी बात आपको करनी है डीएसएस को लेकर, तो आप मुझे एनी टाइम उस कांटेक्ट से कर सकते हो। आगे और एक सर्विस के अंदर अवेलेबल है कि गेट कंप्लीट गाइडेंस टू अंडरस्टैंड एंड स्कोर वेल इन डी, मतलब आपको एक बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको कंप्लीट गाइडेंस यहां पर डीएसएस को लेके दे दी जाएगी, ठीक है। एनीथिंग गेट स्पेशल ग्रुप डिस्कशन स्टडी बिफोर एग्जाम नाइट। अब ये एक बहुत जरूरी चीज है, मैंने आपको इसको ऐड किया है, बड़ा सोच समझ के ऐड किया है मैंने। आपको पता है कि हम जब जो फ्रेंड ग्रुप होते हैं हमारे, तो उसके अंदर एग्जाम नाइट से पहले, मतलब एग्जाम से पहले जो नाइट होती है, वहां कुछ लोगों की आदत होती है ग्रुप में स्टडी करने की, तो वो लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, ठीक है। नाइट आउट करके अपने फ्रेंड्स के वहां वो ग्रुप स्टडी करते हैं, और ग्रुप स्टडी करने के बाद वो सुबह एग्जाम देते हैं। और मेरा मानना यह है कि ग्रुप स्टडी आप करोगे तो आपका कम समय के अंदर अच्छा खासा सिलेबस कवर हो सकता है, अगर आपका ग्रुप अच्छा और पढ़ाकू रहा तो, वरना फिर टाइम की बर्बादी है, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहना यह है कि एग्जाम से पहले हम आपसे एक डिस्कशन के लिए वीडियो करेंगे, जिसके अंदर मैं आपके साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक बैठने के लिए तैयार रहूंगा। हम ग्रुप में पढ़ाई करेंगे इस तरह से लाइव, और आपके जो भी सवाल है मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, मैं मेरा काम करूंगा, आप अपना काम कीजिएगा। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा।
इस तरह से हमारा ये ग्रुप रहेगा और ये स्टडी इस तरह से होगी। तो इन शॉर्ट ये एक छोटा सा एक बेनिफिशियल पैकेज अलग से मैंने बनाया है। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मुझे पेपर सॉल्यूशन दे सकते हो क्या? आपको पेपर सॉल्यूशन में उसके लिए हमारा कोर्स परचेज करना होगा। ठीक है, ओके, आपको पेपर सॉल्यूशन का, सभी को पेपर सॉल्यूशन उसके अंदर मिलेगा। चलिए खैर जो भी है, तो अब तक हमने ये फालतू की बातें कर ली, टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप सभी की अनुमति है तो हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की ओर बढ़े या नहीं बढ़े, आपको मुझे यस और नो के अंदर जवाब देना है। जल्दी करिए, रिप्लाई करिए फटाफट कि हम आगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को स्टार्ट करें या नहीं करें। जल्दी करो, ये सबसे पहला सवाल है। इसके बाद और एक दूसरा सवाल है, पहले मुझे यस और नो का पहले सवाल का जवाब दे दो। शैल वी प्रोसीड अहेड? यस यस यस, ओके। और कोई? मीर गुजराती, आकाश पटेल और दर्श पटेल, और कोई जवाब देना चाहेगा? ठीक है, तो आफ्टर पेइंग मे बी, हाँ आफ्टर पेइंग अगर आप पे कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। मैं बताया आपको अभी कि मैं पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे ही वो सॉल्व हो जाते हैं मैं सारे के सारे पेपर सॉल्यूशंस आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ा समय आपको मुझे देना पड़ेगा, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, खैर तो हाँ, तो सभी का अनुमति मुझे मिल गई है। अब एक और सवाल मेरा ये है कि हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को शुरू से शुरू करें या एग्जाम्पल से शुरू करें? शुरू से शुरू करें या एग्जाम्पल से शुरू करें? अब ये मुझे आप अपना जवाब बताइए, कौन क्या चाहता है? बेसिक जो डिजाइन स्टेप है, जो उसके कंपोनेंट वगैरह है, वो पहले देखें या फिर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल करें या बेसिक पहले देखें? लिखो बेसिक और एग्जाम्पल, बेसिक और एग्जाम्पल, इन दोनों में से कोई एक आपको जो लिखना है लिखिए, बेसिक और एग्जाम्पल। यश कह रहे कि एग्जाम्पल से, मिहिर गुजराती कह रहे बेसिक से, और कोई किसी का सजेशन? बेसिक थियरी शुरू से शुरू करे। ओके, बेसिक कितने पे करना है? 999 रुपीज हमारी एप्लीकेशन बखूबी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, बेसिक 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 बेसिक, ठीक है, मतलब बेसिक वाले बंदे बहुत ज्यादा है तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही पहले तारीफ, डिसीजन और आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं एग्जांपल इंडस्ट्री के, सॉरी बेसिक चीजें इंडस्ट्री बिल्डिंग के लिए। देखो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ज्यादातर स्टील की बनाई जाती है क्योंकि उसका जो एरिया वगैरह होता है, उसकी साइज वगैरह जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। इसके लिए इसके अंदर कॉन्क्रीटिंग वगैरह को हम यूज कर सकते थे, लेकिन अगर हम कॉन्क्रीटिंग वगैरह को यूज करते थे, रेनफोर्समेंट को यूज करें अगर हम, तो वहां पर होता क्या है कि उनकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूज बनती। लेकिन इसलिए इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने स्टील को यूज किया और स्टील के कंपोनेंट्स को हमने वहां पर डेवलप किया। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर ज्यादातर स्टील को ही यूज किया जाता है। अब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर हम यहां बात कर रहे हैं तो हम यहां पर केवल और केवल उसके रूफ ट्रस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रूफ ट्रस होते क्या है, तो रूफ ट्रस को मैं आपको यहां पर सिंपल एक फिगर देके बता रहा हूं कि रूफ ट्रस किसे कहा जाता है। ये जो है इसे हम बेसिकली रूफ ट्रस कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट रूफ ट्रस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूफ ट्रस होते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर आपके पास किताब है, टेक्स्ट बुक है तो आप जान सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो उसका एक मैं आपको मटेरियल बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा कि फैन टाइप, हाउ टाइप, वॉरन टाइप, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूफ ट्रस होते हैं। आगे हम उसके अंदर और डिटेल में उसके बारे में भी जानेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये इसे बेसिकली कहते हैं रूफ ट्रस। ठीक है, इसे बेसिकली कहते हैं रूफ ट्रस। अब इस रूफ ट्रस के हम कुछ पहले कंपोनेंट देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर रूफ ट्रस के कंपोनेंट समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कंपोनेंट को हम देखने के बाद इसकी प्रोसीजर देखेंगे कि इसकी प्रोसीजर डिजाइन करने की कैसी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम्पल कौन से टाइप के इसके अंदर आपको आ सकते हैं और अभी तक आते रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो देखो कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि ये हमारा एक, अगर इस तरह से हम मान लें कि ये एक रूफ ट्रस है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक रूफ ट्रस है, तो इसके अंदर ये जो कंपोनेंट होता है इसे हम कहते हैं मेन टाई। क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक इसको पढ़ रखा होगा, तो अब मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे मेन टाई। क्या कहेंगे इसे? हम मेन टाई कहेंगे। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा मुझे ये जो मेंबर है इंक्लाइन मेंबर, इसे क्या कहेंगे? कोई बताएगा मुझे उम्मीद है क्योंकि आप का मिड टर्म अब खत्म हो चुके हैं तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा,
तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसके अंदर कितना पढ़ा है। कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट ओवर हियर। गुड इवनिंग सत्यनारायण चौधरी, सत्यनारायण चौधरी, सॉरी, गुड इवनिंग, आइए, स्वागत है आपका। ओके, वेरी गुड। इसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। बहुत अच्छी बात है, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल राफ्टर कहेंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रिंसिपल राफ्टर कहेंगे। बीच में ये जो यहां पर एक वर्टिकल मेंबर होता है जो यहां पर कनेक्ट होता है और यहां पर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्लिन का यूज क्या होता है मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप चिंता मत करो, ठीक है। इसे हम कहेंगे यहां पर सैग टाई, इसका नाम होगा सैग टाई, ठीक है। ये हो गया। हाँ, वेरी गुड जिगर पटेल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। मेन टाई हमने देख लिया, प्रिंसिपल राफ्टर इसे कहते हैं, देख लिया, ठीक है। इसको स्ट्रट भी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसको राइज, ये हाइट जो है इसको राइज कहते हैं, ठीक है, इसको राइज कहते हैं। और ये जो, हाँ, अभी मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, अभी मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, जरा ध्यान रखिए, धीरे धीरे हम चलते हैं आगे। प्रिंसिपल राफ्टर है, प्रिंसिपल राफ्टर है, सैग टाई है, मेन टाई है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर किसी ने पूछा कि सर प्रिंसिपल, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको बताने जा रहा हूं जरा मैं, इसके लिए हमें थोड़ा 3D में मूव ऑन करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। 3D इसके अंदर ज्यादा बेहतर नहीं बनेगी शायद, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक, इस तरह से हमारा एक ट्रस बन सकता है, अगर ये आपको सही दिखाई दे रहा होगा तो, वरना यहां से जो है थोड़ा इसको क्रॉस कर देते हैं। ड्राइंग अपन की इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा इसके अंदर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी इस तरह से लाइन थी एक, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से क्या होता है कि ये जो है एक हमारा मेंबर इस तरह से यहां जाता है, इस तरह से यहां जाता है, ठीक है। इस तरह से ये मेंबर हमारा जाता है। तो ये जो मेंबर है इसे हम कहते हैं, अच्छा, एक ये हमने सैग टाई देख ली, ठीक है। ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ठीक है। उसके बाद ये एक मेंबर मान लेते हैं और ये एक मेंबर मान लेते हैं, इसको इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं, ओके। चलिए, तो अब ये जो है, इसको हम जो है, ये जो मेंबर, हाँ, ये जो हमने देख लिया, इसे हमने कहा कि ये सैग टाई है। और ये जो बाकी जो मेंबर्स हैं अंदर के, ठीक है, ये जो भी, ये इनका अरेंजमेंट टाइप ऑफ ट्रस से डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है, इन्हें हम वेब मेंबर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? वेब मेंबर्स इन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाँ, ये इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पर्लिन्स। जैसे कि कई लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं, इसे हम कहेंगे पर्लिन्स, ठीक है। देश राज कह रहे हैं कि सर लाइव क्लास हमारी आज 9:30 बजे के आसपास शुरू हुई है, ठीक है। चलिए, वैसे जो भी हमारा टाइमिंग होता है मैं आपको एप्लीकेशन के द्वारा अनाउंस कर देता हूं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ फिक्स नहीं बता सकता हूं, या तो 7 बजे, 7:30 बजे या फिर 9:30 बजे के आसपास, ठीक है। चलिए, तो इनको कहते हैं पर्लिन्स। अब पर्लिन्स का मेन मकसद होता क्या है? तो देखो, पर्लिन क्या करते हैं यहां पर, एक तो इनके 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कॉमन चीजें ध्यान रखिएगा जरा। पर्लिन क्या कहते हैं कि भाई इसके ऊपर, पर्लिन के ऊपर क्या होता है, कवरिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। क्लैडिंग या शीटिंग वगैरह की जाती है, कवरिंग, रूफ को कवर करना है तो कवरिंग मटेरियल तो होता है, उसके लिए 2 अलग अलग मटेरियल होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो कवरिंग मटेरियल को यहां पर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर विंड ब्रेसिंग्स आते हैं। विंड ब्रेसिंग्स क्या क्या होते हैं? तो विंड ब्रेसिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट अगर 6 से 12 मीटर होती है, जनरली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की हाइट, तो अगर ज्यादा हाइट हुई उसकी 12 मीटर तक की, तो उसके अंदर क्या होता है कि विंड का प्रेशर जो है उसका इफेक्ट ज्यादा आने लगता है, और इसके उसको देखते हुए, उसको पर्टिकुलर लोकेशन को देखते हुए, विंड की स्पीड और प्रेशर को देखते हुए, उसके लोड को कैलकुलेट करने के बाद यहां पर जो है विंड ब्रेसिंग्स लगाए जाते हैं। विंड ब्रेसिंग कुछ इस तरह से लगा सकते हैं हम लोग, इस तरह से, वो भी स्टील के ही होते हैं, से भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। वो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा सपोर्टिंग और एडिशनल सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको विंड प्रेशर से बचाए रखते हैं, ठीक है। ये होते हैं विंड ब्रेसिंग। तो इसे हम कहेंगे जनरली पर्लिन्स कहेंगे, ठीक है, पर्लिन्स कहेंगे। तो पर्लिन के ऊपर एक तो क्लैडिंग मटेरियल होगा, विंड प्रेशर होगा, उसके बाद उसका कुछ खुद का लोड होगा, और यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पूरा एक ट्रस है, उसी तरह से ये इधर एक ट्रस होगा, उसी तरह से इधर एक ट्रस होगा, ठीक है, इधर एक ट्रस होगा, यहां पर मैं आपको उसके भी 3D नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए, तो ये एक ट्रस होगा, इन दोनों ट्रस को वो कनेक्ट करे रखती है, स्टेबल करे रखती है, उन दोनों के बीच में लोड बैलेंस रखती है, ठीक है। तो ये सारे उसके बेसिक पॉइंट होते हैं। चलिए, और हाँ, एक और जरूरी बात आपको इसके अंदर बता दूं मैं, ये पर्लिन हमने देख लिया। अब ये जो है ना, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है,
और ये लाइन जो है, इस पॉइंट को हम कहते हैं रिज पॉइंट। रिज का मतलब पता है आपको? रिज मतलब होता है एक पीक, एक टॉप, एक हिली पॉइंट जो होता है ना, एक हम कहते हैं उसको माउंटेन का जो टॉप होता है ना, उसे हम रिज कहते हैं जनरली। तो ये रिज होता है, इसे हम रिज कहेंगे, ठीक है, वेरी गुड, रिज पॉइंट कहते हैं। और इसे भी जो क्योंकि ये दूसरा ट्रस है, यहां पर एक ट्रस यहां पर है, एक ट्रस वहां पर है, तो ये क्या, अगर इस ट्रस का ये पॉइंट, इसको हम रिज पॉइंट कहेंगे। और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक लाइन जिसे हम रिज लाइन कहेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीजें है, ये बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक चीजें हैं। मैंने आपको, हाँ, उसको क्रेस्ट भी का, वेरी गुड, उमेश पटेल, वेरी गुड, उमेश पटेल है या कुछ है, उमेश राठौड़, ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये इसको हम रिज लाइन कहेंगे, रिज पॉइंट कहेंगे, ठीक है। इतना आपने देख लिया, इतना हमने क्या देखा, मेन पॉइंट देखा, प्रिंसिपल राफ्टर देख लिया, सेग टाई देख लिया, वेब मेंबर्स देख लिए, परलिंस देख लिया हमने, रिज लाइन, रिज पॉइंट वगैरह सब देख लिया। अब कुछ और जरूरी चीजें, ठीक है, कुछ और जरूरी चीजें। अब इसके अंदर पैनल किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अ पैनल? तो देखो, पैनल का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रिंसिपल राफ्टर और ये एक प्रिंसिपल राफ्टर, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है इसे हम पैनल कह सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसे हम पैनल कह सकते हैं, या फिर स्पेसिंग बिटवीन द पर्लिन्स कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पर्लिन्स कह सकते हैं, लेकिन उसको जनरली हम जानते हैं पैनल के नाम से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि पैनल की हम बात कर रहे हैं, तो और एक चीज आती है, पैनल पॉइंट। नाउ व्हाट इज पैनल पॉइंट? तो पैनल पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जहां पर मेंबर्स आपके कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक पॉइंट हुआ आपका, ये एक पॉइंट हुआ आपका, ये एक टॉप पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ। ये जो सारे पॉइंट है इन्हें हम पैनल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम पैनल पॉइंट्स कहते हैं। अब ये पैनल पॉइंट जो है, यहां पर गट्टू कह रहे हैं कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इज द स्टील टोटली कंप्लीटेड? स्टील टोटली कंप्लीटेड नहीं हुआ है, स्टील अभी शुरू हुआ है। नोटिफिकेशन पाने के लिए हम आपको हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए, मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, टेक्निकल सिविल के नाम से, प्ले स्टोर पे जाइए गूगल में और वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको रेगुलर बेसिस पे हमारी नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट वगैरह मिलती रहेगी। चलिए, तो ये है हमारे पैनल पॉइंट्स। अब इन पैनल पॉइंट के अंदर भी दो तरह के पॉइंट होते हैं, एक तो होते हैं यहां पर इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट और दूसरे होते हैं एंड पैनल पॉइंट। इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट को हम जो है फुल पैनल पॉइंट भी कह सकते हैं, एंड पैनल पॉइंट को हम हाफ पैनल पॉइंट भी कह सकते हैं। अब देखो, हम पहले इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो, इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट, नाम खुद आपको बता रहा है इंटरमीडिएट मतलब बीच वाले, ठीक है, बीच वाले पैनल पॉइंट। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिस ऑल आर द इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम बात कर ले इस पोर्शन की, सिर्फ यहां से हम इसको कट कर लेते हैं आधा पोर्शन, ठीक है, ये हाफ अगर बात करें क्योंकि वो बाजू वाला सिमेट्रिक है, ठीक है, उसके, तो यहां पर जो हाफ पोर्शन है इसमें से ये दो जो है आपके इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट हो गए, और ये जो एक इधर का है और ये इधर का पॉइंट है, इसको हम कहेंगे एंड पैनल पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल राफ्टर ओनली, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर हम, आप कहोगे कि सर ये दो डिफरेंस क्यों, ये एक इसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे तो आप, मैंने कहा था इसको फुल पैनल पॉइंट हम कहते हैं, बट why it is full panel point and why this end points are half panel point? तो इसके पीछे का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, अब जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा मेरी, ठीक है, ये जो एक पॉइंट है यहां पर जो लोड आएगा वो, क्योंकि मैंने कहा था इसको हम पैनल कहते हैं, इसको हम ये जो डिस्टेंस है इसे हम पैनल कहेंगे, ठीक है। तो यहां जो पैनल है इसका हाफ पैनल लोड जो है यहां से और हाफ पैनल लोड यहां से, ये हाफ पैनल यहां से, हाफ पैनल यहां से लोड उसका वो कैरी करेगा दोनों का, मतलब हाफ दोनों तरफ से कंसीडर करके एक फुल पैनल बनेगा। जिगर पटेल, वेरी गुड। तो फुल पैनल बनेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है एक फुल पैनल का लोड ले रहा है, ये जो पॉइंट है एक फुल पैनल का लोड ले रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फुल पैनल पॉइंट। अगर सिमिलरली बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी फुल पैनल पॉइंट होगा, क्योंकि ये आधा इधर का पैनल होगा, आधा इधर का पैनल होगा, तो ये एक पैनल को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट की, एंड पॉइंट की, तो ये हाफ पैनल पॉइंट होगा। ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये हाफ पैनल पॉइंट क्यों, बिकॉज यहां से हाफ पैनल का लोड ही वहां पर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी अगर बात करें इधर वाले साइड की, तो सेम क्राइटेरिया है, सेम एक्सप्लेनेशन है, सेम चीजें है, वही चीजें है, ठीक है।
समझ में आ गया आप सभी को? यस और नो? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया हो तो यस लिखो, अगर कोई डाउट हो तो अपना डाउट लिखो। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो लोग जुने हैं वो इस वीडियो को लाइक करो, जल्दी करो, फटाफट आपके रिप्लाई करो ताकि मुझे पता चले, मुझे प्रोत्साहन मिले, मुझे एक एनर्जी मिले आपके रिप्लाई से कि सब लोग जो है रिप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यश कह रहे हैं कि यस, अब्दुल रहमान कह रहे हैं यस, और कोई है जो कहना चाहेगा यस या उनका डाउट वगैरह? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब, मजा आ गया। तो यहां तक आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है इन कंपोनेंट्स को लेकर, ठीक है ना? इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर जो है क्लेडिंग मटेरियल होता है, शीट होती है। अब देखो क्लेडिंग शीट जो है जनरली अब तक जो है दो तरह की अवेलेबल है, एक तो है गैल्वेनाइज आयरन शीट और दूसरी है एस्बेस्टोस सीमेंट शीट। ठीक है, इसके ऊपर जो है दो तरह के सीमेंट अभी तो ये आईएस कोड के हिसाब से पिछली बार जो है, पिछले आईएस कोड हमारा जो था उसके अकॉर्डिंगली था। अभी तो मार्केट में काफी नई नई शीटिंग मटेरियल्स, क्लैडिंग मटेरियल्स आ चुके हैं, तो हम उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे अभी। ठीक है, अभी हम जो है जनरली जो है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट और एस्बेस्टोस सीमेंट शीट, ये आईएस कोड के अकॉर्डिंगली हम इसे कंसिडर करेंगे। अब एक जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपके पास इसको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को जब आप डिजाइन कर रहे हो, इस चैप्टर को जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास IS 875 होना बहुत जरूरी है। पार्ट 1, 2 and 3, these three parts of this IS code is must for you while you are calculating or understanding this chapter. ठीक है, आपके पास IS 875 1 2 3 होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर स्टडी मटेरियल में जाओगे आप, फ्री स्टडी मटेरियल, उसमें आपको सारे के सारे IS कोड मैंने वहां पर दे रखे हैं। वहां भी अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप हमारी वेबसाइट है आपके लिए www.technicalcivil.com, वहां से आपको वो IS कोड मिल जाएंगे। जैसे पार्ट 3 भी है वहां पर, ठीक है, आप देख लीजिएगा। पार्ट 3 के अंदर एक्चुअली अभी एक रिवीजन आया है, एक नया उसका रिवीजन आया है 2015 का। ठीक है, 2015 का पार्ट 3 के लिए आया है, वो अब तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर वैसे है वो, लेकिन मेरे पास अभी उसकी हार्ड कॉपी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा माइनर चेंज आया है हमारे कैलकुलेशन को लेकर, तो हम आगे उसके बारे में एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। लेकिन पहले की बात यह है कि भाई ये IS 875 के आपके पास इतने पार्ट्स होना जरूरी है। ठीक है, कितने लोगों के पास ये IS कोड है जरा बताइए मुझे, अभी कितने लोगों के पास है? क्योंकि अभी आप फिलहाल अपने घर पे ही होगे, तो आप जरा अपने पास इसे ले लीजिएगा। शिवानी चौहान, आई एम 3rd ईयर स्टूडेंट, आइए स्वागत है आपका। चलिए बताइए फटाफट मुझे कितने लोगों के पास ये IS कोड है? शिवानी के पास है, बहुत अच्छी बात है। और कोई है जिसके पास ये IS कोड है? मेरे पास है, आपके पास है, अरुण के पास है, दर्शन के पास है, वेरी गुड। मतलब ऑलमोस्ट लोगों के पास नहीं है, कुछ जो लोग जवाब दे रहे हैं उनके पास ही है। ओनली पार्ट 3 है, पार्ट 3 है, कोई बात नहीं, पार्ट 3 भी है तो कोई बात नहीं, उसके अंदर आपको ज्यादातर पार्ट 3 का ही इस्तेमाल होता है। पार्ट 1 जो है वो आपका, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये पार्ट 1 आपका डेड लोड के लिए आपको यूज करना होता है, जिसका इतना खास फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है। मैं आपको उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, आपको उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। पार्ट 2 है आपका, उसके लिए आपको लाइव लोड के लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। पार्ट 3 आपका जो उसको विंड लोड के लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। ये 3 डिफरेंट लोड के लिए आपको 3 डिफरेंट IS कोड की मतलब पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, टॉपिक पर आते हैं। चलिए, तो भैया यहां तक हमने इसके बेसिक कंपोनेंट देख लिए, हमने यहां पर इसके बेसिक IS कोड देख लिए, मटेरियल वगैरह सब कुछ हमने देख लिया। आई थिंक यहां तक आप बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी डिजाइनिंग देखते हैं कि डिजाइन हमें किस तरह से करनी है और क्या क्या हमें इसके अंदर निकालना होता है। ठीक है, चलिए इसकी भी कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले तो अगर पहला स्टेप आपका इस डिजाइन को लेकर देखिए, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन। ये आपको जो है प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन, ठीक है, ये आपका सबसे पहला इसके अंदर स्टेप होगा। ये मैं जितनी भी आपको अब ये स्टेप लिखाने जा रहा हूं, ये आप लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है ना, ताकि अब जब आप अपना
काम यहाँ पे कैलकुलेशन अलग से करोगे तो आपको उसके अंदर और अच्छी तरह से समझ में आएगी सब कुछ चीजें, ठीक है। आप स्टेप मेरे साथ लिखते चलिएगा कि क्या क्या हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो देखो प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला, अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर भी उसके सब स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके ना। वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आसान है। हाँ, इसके अंदर एग्जाम्पल जो है वो दो तीन तरह के आते हैं। एक तो होता है आपको डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड कैलकुलेट करने के लिए कहता है पर पैनल पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल होता है कि आपको ग्राफिकल मेथड से वही चीजें करनी होती है। तीसरा एग्जाम्पल कहता है कि आपको परलिन को डिजाइन करना होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं। जीटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको उसके बारे में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम भी इसके स्टेप को लेकर बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला तो इसके अंदर पॉइंट आपको ये लिखना है प्रीलिमिनरी अगर आप बात कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए, तो आपको इसके अंदर एंगल ऑफ रूफ ट्रस को पहले तो निकालना होता है। ये आप लिखिएगा मेरे साथ, एंगल ऑफ रूफ ट्रस। आपके पास अगर बुक है तो उसे प्लीज कृपा करके बंद कर दीजिए। ये होता है एंगल ऑफ रूफ ट्रस, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अब एंगल ऑफ रूफ ट्रस क्या होता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये जो है आपका इस तरह से एक रूफ है, तो ये प्रिंसिपल राफ्टर और मेन टाई, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। ये एंगल आपको इसका जो है इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट राइज अपॉन स्पान बाय 2। ये पूरी अगर डिस्टेंस आपकी L हुई और ये आपकी राइज हुई, हमने पहले देखा था ये राइज है, तो L बाय 2 बिकॉज वी आर डीलिंग विद द हाफ पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रस, ठीक है। तो ये होगा L बाय 2 और ये होगा L बाय 2, तो ये होता है राइज अपॉन L बाय 2। ये आपको जो है अल्फा, ठीक है, ये आपको देता है 10 अल्फा। समझ आ रही बात है मेरी आपको? ये आपको देता है 10 अल्फा। साहिल चावड़ा, आइए, स्वागत है आपका। आप बहुत लेट आए हो साहिल, आप बहुत लेट आए हो, ठीक है, जरा आपको जल्दी आ जाना चाहिए था। खैर जो भी है, तो L आपका पूरा स्पान आ गया। ये आपका होता है 10 अल्फा विच इज इक्वल टू R बाय L बाय 2। ये आपको एंगल ऑफ रूफ ट्रस देगा यहां से निकाल के। इतना आपको, ये बहुत सिंपल और बेसिक स्टेप है। इसके अंदर आपको ज्यादा बर्डन या ज्यादा कंफ्यूज होने की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आपको बता रहा हूं, आप ये सोच के आगे बिल्कुल भी मत समझिएगा, पढ़िएगा कि आपको इसके अंदर कुछ मुश्किल चीजों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें सिंप्लीफाइड है, बहुत ही आसान है, और उससे भी ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको इसको कवर करवाऊंगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए। पहले तो अपने माइंड सेट ये कर लीजिए कि ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आसान चीजें हैं, हमें माइंड पे ज्यादा बर्डन नहीं देना है, फ्री माइंड से पढ़ना है, ओके। चलिए, तो अब सबसे पहला आपका स्टेप था एंगल ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। दूसरा आपका स्टेप होगा इसी के अंदर, वो होगा लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। ये होगा लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। अब मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल राफ्टर किसे कहते हैं, है ना, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था प्रिंसिपल राफ्टर किसे कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहां पर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर मतलब राइज का स्क्वायर, और वो प्लस L बाय 2 मतलब स्पान बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको फिर से मैं वही फिगर को प्रीफर करने के लिए कहूंगा, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर, ये है राइज और ये है L बाय 2, ठीक है। यहां पर हमने लगाया क्या है, मैथमेटिक्स का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, कोई बताएगा मुझे? अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स जानता है तो कोई बताएगा मुझे, हमने यहां पर सिंपल कौन सा फॉर्मूला ऐड किया है या यूज किया है मैथमेटिक्स का? आगे बढ़ते हैं, मैं आपके सवाल का, मैं मेरे सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले देख लिया पाइथागोरस, वेरी गुड। तो हमने प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन के अंदर पहले देखा कि भाई एंगल ऑफ रूफ ट्रस क्या है, उसके बाद हमने यहां पर लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर निकाल लिया। उसके बाद हमें निकालना होता है यहां पर हाफ प्लान एरिया। हमने यहां पर क्या निकालना होता है, हाफ प्लान एरिया। नाउ व्हाट इज हाफ प्लान एरिया? तो देखो, मान लीजिए कि ये आपका इस तरह से ये आपका रूफ ट्रस है, मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपका एक रूफ ट्रस है, ये आपका दूसरा रूफ ट्रस है। ये बीच में जो है इस तरह से इसकी रिज लाइन जा रही है, बीच में क्या जा रही है, ये रिज लाइन जा रही है। तो ये हाफ जो एरिया हो गया, इसको हम कहेंगे प्लान एरिया। ये हाफ प्लान, ये प्लान एरिया। और एक दूसरा यहां पर एक
टॉप कंटेंट है वो है स्लोप एरिया, उसको हम हाफ स्लोप एरिया के नाम से जानते हैं। देखो स्लोप एरिया और प्लान एरिया में फर्क समझो आप, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं ना। तो यहां पर देखो ये हाफ प्लान एरिया है, ये प्लान हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्लोप एरिया की, तो स्लोप एरिया जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है उसका माना जाता है। ये अगर मैं आपको इस तरह से ये रूफ बताऊं, इस तरह से मैं आपको ये रूफ बताऊं, ठीक है, तो प्लान एरिया के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं। वी आर कंसिडरिंग दिस पोर्शन ऑन प्लान एरिया एंड वी आर कंसिडरिंग दिस पोर्शन ऑन स्लोप एरिया। समझ रहे बात मेरी आप, ठीक है। ये जो है ये स्लोप एरिया है, ये प्लान एरिया है, ठीक है। तो हाफ, क्योंकि हम हाफ एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाफ एरिया जो है वो प्लान एरिया और स्लोप एरिया होगा। एक सवाल मैं आपका ले लेता हूं किसी का, यहां पर अमित बोरकर है, सॉरी सर ऑफ टॉपिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FE 345 एंड FE 250 प्लीज मेंशन एट द एंड। ओके ठीक है, चिंता मत करो आप, ठीक है। हेलो सर, आपके पिछले क्लासेस के वीडियो कहां और कैसे मिलेंगे? आपको हमारे पिछले क्लासेस के वीडियो हमारी एप्लीकेशन टेक्निकल सिविल ऐप पर मिलेंगे, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर देखिए, छानबीन करिए, आपको वहां पर आपके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कितने मार्क्स का आता है, कितना आता है, हमें कितना लिखना है, कितने लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, इन सारी चीजों की हम चर्चा बाद में करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, मुझे पता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके माइंड में कैसे कैसे सवाल आते हैं, मुझे पता है। उन सारे सवालों का समाधान हम निकालेंगे, एक बार चर्चा करेंगे इसके बारे में भी कि कौन से सवाल कितने मार्क्स में आते हैं और उसके सवाल को हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे तो कितने मार्क्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करो आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाफ प्लान एरिया निकालना है, हाफ स्लोप एरिया निकालना है हमें यहां पर, ठीक है। हाफ प्लान एरिया अगर देखें हम यहाँ पे, तो हाफ प्लान एरिया जो होता है वो होता है क्या भाई, स्पान बाय 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ ट्रस। स्पान बाय 2 ये क्या, ये आपका पूरा L है यहां से यहां तक का, तो आधा ले लो और ये स्पेसिंग ले लो, मतलब दिस इंटू दिस, सिंपल है, ठीक है। ये आपका हाफ प्लान एरिया निकल जाएगा। और स्लोप एरिया आपका क्या होगा, हाफ स्लोप जो एरिया है वो होगा आपका लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर इनटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। स्पेसिंग ऑफ, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है दिखाई दे रहा है, स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हम जो है स्लोप एरिया में इस चीज से डील कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ होगी वो इनटू दोनों के बीच का स्पेसिंग, इनटू दोनों के बीच का स्पेसिंग, ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है। जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से आगे बढ़िएगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, एग्जाम के अंदर भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। समझ के करो, है ना। हम स्लोप एरिया में क्या देख रहे हैं, स्लोप एरिया में हम प्रिंसिपल राफ्टर को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां पर प्रिंसिपल राफ्टर का लेंथ होगा इनटू दोनों ट्रस के बीच का स्पेसिंग होगा। अगर हम प्लान की बात कर रहे हैं तो प्लान के अंदर ये हाफ प्लान होगा, लेंथ बाय 2 हो जाएगा, इनटू उसकी स्पेसिंग हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल चीजें थी, ठीक है ना। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग बिना किसी कंफ्यूजन के अपने आप को क्लियर कर चुके होंगे और यहां तक आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यस और नो, अपने जवाब मुझे यस और नो में बताइए। यस अगर आपको समझ में आ गया हो तो, और नहीं आया तो अपने डाउट मुझे लिख के बता दो, जल्दी करो। अगर यस आपके सभी के जवाब आते हैं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अहमद हैदराबादी कह रहे हैं कि सर जस्ट ज्वाइन, आज की टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक आपने हमारा थंबनेल देखा होगा इस वीडियो का, आपने टाइटल पढ़ा होगा, उसके बावजूद भी आप सवाल पूछ रहे हो इसका, तो मैं जवाब दे देता हूं आपको। आज हम जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां तक आपको समझ में आ गया, ये हमारा पहला स्टेप था, दैट इज नथिंग बट प्रिलिमिनरी कैलकुलेशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक कैलकुलेशन थे जो हमने देख लिए। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है इसके अंदर डेड लोड कैलकुलेशन, उसके बाद होगा लाइव लोड कैलकुलेशन और उसके बाद होगा विंड लोड कैलकुलेशन। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस। चलिए तो ये हमारे 4 डिफरेंट स्टेप्स थे, मैंने आपको अभी बताया। पहला हमारा प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन, दूसरा हमारा होगा डेड लोड कैलकुलेशन, तीसरा होगा लाइव लोड कैलकुलेशन और चौथा होगा विंड लोड कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे 4 बेसिक कैलकुलेशन है। अब आपको मैं इसके अंदर आगे बताता हूं और जरा अच्छी तरह से कि डेड लोड के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो डेड लोड हमें पता है कि हम रूफ ट्रस की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट जरा, ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ओके हाँ, तो मैंने आपको बताया था डेड लोड के अंदर हम, क्योंकि रूफ ट्रस की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूफ ट्रस की बात हम कर रहे हैं ना, तो डेड लोड यहां पर क्या होगा, रूफ ट्रस के ऊपर जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आपको इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज हम ऊपर से देखें, अगर सबसे पहली चीज अगर सीक्वेंस में देखें हम, तो जो उसके अंदर कवरिंग मटेरियल होगा, शीटिंग क्लेडिंग जो भी हम दे रहे हैं, तो उसका सेल्फ वेट सबसे पहली चीज, सबसे पहली कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम यहां पर पहली चीज देख सकते हैं, वेट ऑफ कवरिंग मटेरियल, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब मैंने आपको बताया कि हम जो आईएस कोड के हिसाब से चले अगर, तो दो तरह की कवरिंग मटेरियल है और दोनों चीजों के लिए हमें प्रोविजन दे रखी है। सबसे पहला कवरिंग मटेरियल हमें इसके अंदर दे रखा है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, और दूसरा कवरिंग मटेरियल दे रखा है एस्बेस्टोस सीमेंट शीट, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का हमें जो, हाँ यहां पर स्टैंडर्ड्स, हाँ सारी चीजें दे रखी है कि अगर जीआई की शीट आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो वेट ऑन स्लोप, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्लोप एरिया के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा, ये जो वेट लोड है ये आपका स्लोप एरिया के लिए ही कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्लोप में यहां पर शीट को प्रोवाइड करेंगे, नॉट इन प्लान, नॉट इन दिस, ओके, इन स्लोप एरिया। तो यहां पर जो है आपका जो क्या होगा, स्लोप एरिया पे कितना वेट होगा, ये आपको आईएस कोड ने कहा है, आईएस 875 पार्ट 1, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 इज फॉर डेड लोड, ओके। तो यहां पर गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के लिए 120 टू 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसका लोड होगा, ये इसका वेट होगा, सॉरी ये वेट होगा, लोड नहीं है, वेट है ये। कि भाई अगर हम बात करें एक गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के वेट की, तो उसका 1 मीटर स्क्वायर के लिए 120 टू 130 का वेट हो सकता है, ये आईएस कोड ने कहा है। आपको इसके बीच का ही कोई लोड या वेट कंसीडर करना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके उसका लोड निकालना होगा, ठीक है। ये सिंपल चीजें हम आपको आगे बताएंगे बाद में। और एसी एस्बेस्टोस शीट के लिए 150, वेरी गुड, 120 टू 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ऐसा मैं मान के आगे बढ़ता हूं। चलिए दूसरा, इसके अंदर कौन सा डेड लोड आ सकता है, तो वो होगा हमारा पर्लिन का, ऑब्वियसली, क्योंकि पर्लिन भी हमारे वहां ऊपर होती है, तो पर्लिन का जो वेट है वो भी हमें यहां पर देखना होगा। पर्लिन वेट यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। और पर्लिन का जो वेट है वो आपको आईएस कोड कहता है, आईएस 875, कि आपको जनरली उसका वेट जो है वो किसके बीच में लेना है, 60 टू 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पर हम पर्लिन जो है, समझ में आ रहा है आप सभी को, 60 टू 90, यहां पर जो है 60 टू 90 मीटर स्क्वायर के लिए हमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए इसका लोड लेना है, ठीक है। और इसका जो वेट लेना है, उसका जो लोड आएगा वो मल्टीप्लाई, वो प्लान एरिया को मल्टीप्लाई करके आएगा, बिकॉज ये पर्लिन जो है इसका सारा लोड जो है वो रूफ ट्रस पे जाना है, और रूफ ट्रस का जो लोड है वो प्लान पे ट्रांसफर होना है। लेकिन जब हम इसकी प्रिंसिपल राफ्टर की बात कर रहे थे, तो प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर क्योंकि हम यहां पर जो क्लेडिंग शीटिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, दैट वी आर ओनली प्रोवाइडिंग ऑन द स्लोप एरिया, ठीक है। यहां पर पर्लिन जो है वो थ्रू आउट होगी और दो ट्रस को कनेक्ट करेगी, और उनका जो लोड हमें मिलेगा वो यहां पर जो है हमें प्लान एरिया को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। विशाल सिंह कह रहे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग क्या होते हैं? प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग जो उसके कंपोनेंट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं पहले, और उसके बाद उसको प्रीकास्ट, मतलब वो प्रीकास्ट होते हैं, वो प्री मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर पहले से किया जाता है उन्हें फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यूनिट में, वहां से उसको ऑन साइट ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, वो पूरी बिल्डिंग को। तो उसे हम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कहते हैं, पूरे कंपोनेंट को वहां पर ले जाकर ये किया जाता है, तो उसे हम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कहते हैं। मैं आपको आगे इसके बारे में और बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हमने ये देख लिया पर्लिन का वेट होगा, कवरिंग का वेट होगा, उसके बाद इसके अंदर होगा सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस। जो भी हमारा रूफ ट्रस है उसका भी तो खुद वेट होगा कुछ, है ना। तो उसके वेट के लिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, वेट ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है, ये कितना होगा? तो ये सिंपल है 10 इंटू स्पान बाय 3 प्लस 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका वेट ऑफ रूफ ट्रस होगा,
जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, जिसको आपको याद रखना होगा, वेट ऑफ रूफ ट्रस दैट इज इक्वल टू 10 इंटू स्पान बाय 3 प्लस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे लास्ट एक चीज है उसे हम कहेंगे विंड ब्रेसिंग, जो मैंने आपको बताया था जब हम बेसिक इसके कंपोनेंट के बारे में देख रहे थे। तो विंड का जो आपका विंड ब्रेसिंग की वजह से वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग, ये जो है इसका आपको जनरली जो लोड है वो जो वेट है वो 12 टू 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंसीडर करना है। वेरी गुड जिगर, वेरी गुड। तो भैया ऐसा है कि हमने क्या किया, डेड लोड के अंदर इन चारों चीजों का हमें पहले तो कैलकुलेशन करना होता है कि ये चार कौन कौन सी वैल्यूज है, कितने कितने लोड आ रहे हैं। उसके बाद हमें इसको लोड में कन्वर्ट करके इन चारों का हमें समेशन करना होता है और समेशन करने के बाद हमें पर पैनल पॉइंट कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है वो निकालना होता है। ये जरूरी चीज होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इस तरह से। जब हम एग्जांपल इसको सॉल्व करेंगे इसका एक, तो और भी अच्छी तरह से आपको मैं समझाऊंगा इन सब चीजों को कैलकुलेट करके, तो किस तरह से ये कामकाज सारा चलता है, ठीक है। तो ये हमारा डेड लोड का सेकंड स्टेप मतलब खत्म हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप माने लाइव लोड की तरफ, लाइव लोड कैलकुलेशन, ठीक है। अब लाइव लोड कैलकुलेशन के अंदर आपको करना क्या है, तो वो बहुत सिंपल चीज है। लाइव लोड कैलकुलेशन के अंदर करना कुछ नहीं है, जो प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर लाइव लोड है दैट इज ओनली द लाइव लोड विल कम। और ये जो प्रिंसिपल राफ्टर है उसके ऊपर से लाइव लोड आएगा कहां से, उसके ऊपर लाइव लोड आएगा पर्लिन्स के ऊपर से, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो लाइव लोड होगा सबसे पहले तो पर्लिन के ऊपर डिस्कस करना होगा, ठीक है, कि भाई पर्लिन के ऊपर टोटल लाइव लोड क्या होगा। नट बोल्ट का भी लेना पड़ेगा शायद, नहीं इसके अंदर उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम थर्ड स्टेप की बात कर रहे थे लाइव लोड के बारे में। तो लाइव लोड यहां पर सबसे पहले आपको निकालना होगा, ये आपको IS 875 पार्ट 2 में दे रखा है, ठीक है। तो लाइव लोड यहां पर क्या करना है, लाइव लोड ऑन पर्लिन पहले निकालना होगा। पर्लिन के ऊपर का जो 2/3 लोड होता है वो 2/3 लोड ऑफ पर्लिन आपका प्रिंसिपल राफ्टर पे जाता है और उस लोड को आपको मल्टीप्लाई करना होता है आपके प्लान एरिया से, उसके बाद आपको लाइव लोड मिलता है। ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है। लेकिन लाइव लोड जो होता है पर्लिन पे, उसके 3 डिफरेंट कंडीशन है, मैं आपको जरा बता देता हूं। बेस्ड ऑन एंगल ऑफ रूफ ट्रस, बेस्ड ऑन एंगल ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। अगर आपका जो अल्फा है वो, अगर मान लीजिए आपका अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 10 डिग्री होती है, इफ इट इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो 750 वही होता है ना, जिसे अभी किसी ने जवाब दिया, क्या दिया, जिगर पटेल ने, वेरी गुड, 750 माइनस 20 इंटू अल्फा माइनस 10, ठीक है। ये आपका पहला केस है, ठीक है, अल्फा माइनस 10, ठीक है। तो ये अल्फा अगर आपका 10 डिग्री से ज्यादा, अल्फा मतलब क्या था, ये दोनों के बीच का एंगल ऑफ ट्रस, ठीक है। तो ये अगर 10 डिग्री से ज्यादा होता है तो आपको इसे कैलकुलेट करना है। इसके अंदर भी एक और शर्त है, इसके अंदर शर्त ये है कि अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर अगर 4, आपको मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं विद एग्जांपल, मान लीजिए इसका आंसर आपका आ रहा है 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपको IS कोड क्या कहता है कि ये फिर अलावेबल नहीं है, आपको मिनिमम यहां पर 400 तो लेना ही है। अगर 300 आ रहा है तो आपको 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कंसीडर करना होगा। और अगर मान लीजिए कि आपका आंसर यहां पर 560 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तब आपको 400 नहीं बल्कि ये 500, इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू आपकी लेनी है आपको 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इट शुड नॉट लेस देन 400, इट शुड नॉट लेस देन 400। अगर कम आता है तो उसको गोली मार दो और ये जो 400 है उसको कंसीडर कर लो। अगर 400 से ज्यादा है तो ज्यादा वाली वैल्यू कंसीडर करो। तो ये हमने पहली देख ली। अगर मान लीजिए आपके अल्फा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री हुई तो आपको क्या करना है, सिंपली 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको आंसर ले लेना है, कैलकुलेट ले लेना है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको बात है? यहां पर ये आपके कुछ प्रोविजन थे लाइव लोड को लेकर। ये लाइव लोड ऑन पर्लिन था, लाइव लोड ऑन पर्लिन था। ये क्या था, ये लाइव लोड ऑन पर्लिन था। अब पर्लिन का जो लाइव लोड है वो जब 2/3 हमारा प्रिंसिपल राफ्टर पे जाता है तो वो 2/3 लोड हमें उसको इस्तेमाल करना होता है लाइव लोड को, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि भाई अब प्रिंसिपल राफ्टर का क्या इसमें फंडा है,
ठीक है, 2/3 ऑफ दिस लोड, 2/3 ऑफ लाइव लोड ऑन पर्लिन, वो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर का लोड होगा। प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर क्या होता है, 2/3 ऑफ लाइव लोड ऑन पर्लिन, जो भी है वो आपको यहां पर ले लेना है, और इसके बाद आपको यहां पर इसको पर पैनल पॉइंट से कंसिडर करना है कि क्या इसका पैनल पॉइंट होगा, है ना। इसमें कोई ज्यादा खास बातें नहीं है, बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे इसको, है ना, मजे से सॉल्व करेंगे हम इसको, तो बिल्कुल आप चिंता मत करो। परविंदर सिंह, जय हिंद, जय हिंद। आइए आइए, तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये बहुत बेसिक स्टेप अब तक कर लिया। सबसे पहले प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन किया, उसके बाद हमें डेड लोड कैलकुलेशन देखा, उसके बाद हमें लाइव लोड कैलकुलेशन देखा। अब बारी आती है विंड लोड कैलकुलेशन के बारे में, जिसके अंदर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कुछ चीजों को लेकर, है ना। तो अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो जरा यस लिखो, बताओ मुझे, और इस लाइव क्लास को लाइक भी कर दो, लाइव क्लास को लाइक कर दो। समझ में आ गया, यस लिखो, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं अपने गले को शांत कर लेता हूं 2 मिनट के, 1 मिनट के लिए आपके जवाब देख लेता हूं। शिवानी कह रही है कि सर व्हेन वी सॉल्व एग्जांपल, जैसे ही ये सब बेसिक चीजें कवर हो जाती है, उसके बाद अगर आपकी क्षमता रहती है, कैपेसिटी आपकी रहती है, तो फिर हम जो है एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो कल फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। तो डिपेंड्स ऑन यू एंड मी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने विंड लोड कैलकुलेशन करना है। विंड लोड कैलकुलेशन एक बहुत सिंपल चीज है, इसके अंदर आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, विंड लोड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको IS 875 पार्ट 3 निकाल लेना है। अब क्योंकि हमने IS 875 1987 हम अब तक यूज कर रहे थे, 2015 उसका नया वर्जन आ चुका है, उसके अंदर एक माइनर थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। उसके अंदर सबसे पहले आप IS कोड हम ले लेते हैं। चलिए, हम जो है विंड स्पीड के लिए, सॉरी विंड कैलकुलेशन के लिए, विंड लोड कैलकुलेशन के लिए IS कोड ले लेते हैं। उसके लिए हमने जाना होगा पेज नंबर 8 के ऊपर। जाइए फटाफट, मैं आपको बताता हूं क्या क्या करना है। देखो, इसमें आपको सिंपल चीज करनी कुछ नहीं है। चौथा स्टेप हमारा होगा विंड लोड कैलकुलेशन। ठीक है, विंड लोड हमारा कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले हमें निकालना होगा इसके अंदर बेसिक विंड स्पीड। हाँ, वेरी गुड, ये होगा बेसिक विंड स्पीड, ठीक है, जिसे हम VB से डिनोट करते हैं, VB से। दूसरी चीज होगी में यहां पर क्या होगा हमारा, डिजाइन विंड प्रेशर, वही होगा शायद, डिजाइन विंड स्पीड, सॉरी, डिजाइन विंड स्पीड, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, VZ से डिनोट करते हैं। वेरी गुड। इसके आगे कोई बताएगा मुझे क्या आएगा इसके आगे? किसी को पता है यहां पर तो बताइए फटाफट मुझे। बेसिक विंड स्पीड निकाल ली हमने, डिजाइन विंड स्पीड निकालना है। उसके बाद क्या होगा? जिगर, ये कौन जवाब दे रहे हैं मुझे इतने सारे? जिगर, हाँ हाँ, डिजाइन विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये होगा हमारा डिजाइन विंड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए IS 875 पेज नंबर 8 पे जाइए, मैं आपको बता देता हूं। वहां पर पेज नंबर 8 पे देखिए फटाफट, क्लॉज नंबर 5.2। सबसे पहले वहां पर दिया है आपको 5.2 के अंदर बेसिक विंड स्पीड, उसके बाद डिजाइन विंड स्पीड। ठीक है, सब ये सीक्वेंस में ही आपको दे रखा है उन्होंने। और उसके बाद आपको दिया है यहां पर डिजाइन विंड प्रेशर। ठीक है, डिजाइन विंड प्रेशर वगैरह। ओके, ये आपको IS 875 8 से 12 के बीच में सब कुछ दे रखा है। 8 से 12 के बीच में आपको सब कुछ यहां पर दे रखा है। और आखिरी हमारा स्टेप होगा इसके अंदर, दैट इज नथिंग बट हमारा 5th स्टेप हम कह सकते हैं इसको, विंड लोड हम कह सकते हैं, है ना। टोटल विंड लोड क्या होगा, इसका समेशन। तो विंड लोड का फॉर्मूला मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं, मैं अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम पहले बात कर लेते हैं बेसिक विंड स्पीड के बारे में, कि बेसिक विंड स्पीड क्या होती है ना, बेसिक विंड स्पीड क्या होती है। चलिए, तो देखो, आपको यहां पर बेसिक विंड स्पीड जो है वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आप अगर इस IS कोड में जाओगे तो वहां आपको एनेक्सर दे रखा है, एक अपेंडिक्स जिसे हम कह सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर 53 के ऊपर अपेंडिक्स आपको दे रखा है। ठीक है,
यहां से आपको जो है आपके लोकेशन के हिसाब से बेसिक विंड स्पीड निकालनी होती है। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग अगर आगरा में है तो वहां पर आपकी बेसिक विंड स्पीड क्या होगी, अगर आपकी बिल्डिंग अहमदाबाद में हो रही है तो वो उसकी बेसिक विंड स्पीड क्या होगी। तो ये इस पे डिपेंड करती है, आपको इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आईएस कोड ने आपको ये दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका फंडा भाई खत्म हो गया बेसिक विंड स्पीड का। अब बात करते हैं डिजाइन विंड स्पीड के बारे में। तो डिजाइन विंड स्पीड के लिए आपको फिर से जाना होगा आईएस कोड में, पेज नंबर 8 पे जाइए, डिजाइन विंड स्पीड। अच्छा, अब यहां पर एक थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, मैं आपको उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजाइन विंड स्पीड की अगर हम बात करें तो हमें यहां पर आईएस कोड में दे रखा है, दैट इज VZ इज इक्वल टू होता है VB मतलब बेसिक विंड स्पीड इंटू K1 K2 K3, ये आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला है आपका। और ये जो है IS 875 पार्ट 3 1987 के मुताबिक दिया है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला 1987 के मुताबिक दिया है। लेकिन अगर 2015 का वर्जन देखें इसका हम, तो उसके अंदर इंटू K4 कर रखा है, एक नई चीज, एक नया कोफिशिएंट यहां पर दे रखा है K4। नाउ व्हाट, हम पहले तो देख लेते हैं कि K1 K2 K3 K4 क्या है, ठीक है। विंड डिजाइन अपॉन लोकेशन, ओके ठीक है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने देख लिया, VB मतलब बेसिक विंड स्पीड होता है ना। व्हाट इज K1, कोई बताएगा मुझे K1 क्या, क्योंकि आप लोगों को अभी मिड टर्म खत्म हो चुके हैं तो आपको पता होगा K1 K2 क्या है ये सब चीज। तो बताएगा K1 को क्या कहते हैं। K1 ऑन डिपेंड ऑन डिजाइन, नहीं K1 का नाम क्या है, K1 है क्या है, कोफिशिएंट कौन सा है, वो उसे क्या कहा जाता है, व्हाट इज K1। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। K1 होता है यहां पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर या प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट, जो भी आप कहो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो भी कह सकते हो आप, कह लीजिए, ठीक है। इसको डिलीट करके, सॉरी इसको रफ करके, K1 क्या होता है, रिस्क फैक्टर कहो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी रिस्क फैक्टर कहो, जो भी आप कहना चाहते हो कह लीजिए, ठीक है। K1 इज रिस्क फैक्टर, ठीक है। K2 क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा, जवाब देगा इसका K2 क्या होता है। What is K2? जल्दी करो। K2 इज टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, ठीक है, ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं, आपको इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है, ये होता है। और K3 क्या होता है यहां पर, व्हाट इज K3, K3 क्या होगा, टोपोग्राफी फैक्टर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत खूब, टोपोग्राफी फैक्टर। चलिए बोल, अब इसके अंदर आता है K4। अच्छा, कोई जानता है K4 क्या है, कोई जानता है K4 क्या है। अगर आपने नया आईएस कोड देखा होगा इसका तो आपको पता होगा K4 क्या है, अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। कितने लोगों को पता है K4 क्या है, जल्दी करो। अब्दुल रहमान, साइक्लोनिक रीजन फैक्टर। और कोई बताएगा, और कोई बताएगा, नो नो नो, अच्छा ठीक है, और कोई, ठीक है चलो ओके, कोई बात नहीं। जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता अब जरा जान ले, समझ ले मेरी बात को, ठीक है। देखो उसको कहते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर, ये होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन फैक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंस साइक्लोनिक रीजन फैक्टर इनसे कह सकते हैं, ओके। हाँ, ये कौन है, रोहित सैनी, ओके, जो भी आपका नाम है, इसको हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस साइक्लोनिक रीजन फैक्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंस साइक्लोनिक रीजन फैक्टर। अब ये क्यों इस्तेमाल किया गया है, तो जो अर्थक्वेक प्रोन जोन होते हैं ना, साइक्लोन प्रोन जोन होते हैं, उनके अंदर आईएस कोड ने थोड़ा स्टडी करके उन एरियाज के अंदर इसे रखने के लिए कहा है। और कहा गया है हमें, अगर आप आईएस कोड में देखोगे, आईएस 875 2015 के अंदर
पार्ट 3 में, तो आपको पेज नंबर 8 के ऊपर क्लॉज नंबर 6.3.4 में आपको K4 की जगह दिया गया वहां पर, ठीक है, K4 का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि हमारा जो इंडिया का मैप है उसमें ईस्ट और वेस्ट जो दो एरियाज है वो मोस्ट प्रोन है, ठीक है, वो वल्नरेबल है इसके लिए, इसलिए ईस्ट और वेस्ट जोन में हमें K4 को ऐड करना या मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। अब क्योंकि हम गुजरात में हैं, गुजरात कौन सी साइड में, कोई बताएगा मुझे? गुजरात कौन सी साइड में है, कोई बताएगा मुझे? ईस्ट वेस्ट? हाय यश भाई, रमी, अच्छा मतलब अंदर अंदर बातें कर रहे हो, ठीक है, करो करो कोई, लेकिन बताओ मुझे गुजरात हमारा कौन से साइड में है? वेस्ट में है, वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छी बात है, चलो पता है आपको, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ओके, तो वेस्ट में है, इसका मतलब हमें यहां पर इस फैक्टर को अब मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप अब जीटीयू में एग्जांपल सॉल्व करोगे, अच्छा आप में से कितने लोगों के क्लास में आपको ये K4 को यूज किया है? आपके प्रोफेसर जिसने भी आपको ये पढ़ाया है, कितने लोगों ने K4 का इस्तेमाल किया है, कोई बताएगा मुझे? आप में से कोई ऐसा है जिसने ये K4 का क्लास में इस्तेमाल किया है? सर यू आर रियली हेल्प अस टू प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ बेसिक नॉलेज। केवुक यू आजनू पेपर नहीं यूज किया है सर, नहीं यूज किया, ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी फैकल्टी ने आपको अभी ये K4 का इस्तेमाल नहीं करवाया है। हालांकि अगर हम गुजरात में किसी बिल्डिंग को अगर हम जीटीयू की बुक देखें तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ सूरत अहमदाबाद की बिल्डिंग्स को कहा गया है लोकेशन को, तो उस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए हमें K4 को मल्टीप्लाई करना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है एज पर IAS 875/2015, बट वी आर नॉट डूइंग इट, दैट इज प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, चलो तो यहां पर हम करेंगे, ठीक है। जिगर पटेल बहुत मस्त भाई, अच्छा आप अंदर अंदर बातें कर रहे हो, ठीक है, करो करो कोई बात नहीं। हाँ तो जिगर पटेल के 30 आउट ऑफ 28, वेरी गुड, सॉरी 20 आउट ऑफ 30, वेरी गुड, सॉरी वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि K1 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, K2 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, K3 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और K4 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, हम ये देख लेंगे। ओके चलिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले K1 के बारे में, तो देखो K1 के लिए आपको जाना होगा यहां पर पेज नंबर 11 में, जिसका हम रिस्क कोफिशिएंट कहते हैं, रिस्क कोफिशिएंट उसे कहते हैं, ठीक है। रोहित देखो है ना, स्टैट प्रो के लिए अभी हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक काम कीजिए, हमारा ऑलरेडी सब रेडी हो चुका है प्लान वगैरह। अब आप अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर जो आपको बॉटम में बैच दिखेगा, बैच पे क्लिक करो। बैच पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको एक प्लस साइन राइट कॉर्नर पर ब्लू में सर्कल में दिखेगा प्लस साइन, उस प्लस पर क्लिक करो और वहाँ पर TECSTAAD ये कोड, बैच कोड एंटर करो, आप हमारे स्टैट प्रो के बैच में ऐड हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पे मैं बाकी की जानकारी दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले आप जाइए IAS 875/2015 या 1987 जो भी आपके पास है वो, उसके अंदर पेज नंबर 11 पे जाइए, रिस्क कोफिशिएंट के लिए क्या रिस्क फैक्टर के लिए, ठीक है। वहां पर देखिए आपको टेबल नंबर 1 दे रखा है, टेबल नंबर 1 आपको दे रखा है, ठीक है। टेबल नंबर 1 के अंदर आपको कहा गया है कि रिस्क कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट विंड स्पीड जोन, ठीक है, मतलब ये क्लास और जोन पे डिपेंड करता है। एक तो हम अब यहां पर एक और चीज बीच में गुजर रखी इन्होंने, वो है मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप जो है, आपको मान लीजिए सवाल के अंदर डिजाइन लाइफ दे रखी है स्ट्रक्चर की कि भाई आपका 25 साल 50 साल ये आपका स्ट्रक्चर चलेगा, ये इसकी डिजाइन लाइफ हो गई, तो आपको क्लास देखने की फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जो है लाइफ के ऊपर से ही अपना क्लास वहां पे डिसाइड कर लोगे। लेकिन अगर आपको नहीं दे रखा है कि ये कौन से, इसका एज कितनी है, आपकी डिजाइन एज कितनी होगी, डिजाइन लाइफ कितनी होगी, तो आपको फिर जानना होगा क्लास के अंदर आपकी बिल्डिंग जो दे रखी है उसके बेसिस पर आपको क्लासिफाई करना होगा कि इन तीनों कैटेगरी के अंदर से या चारों कैटेगरी के अंदर से आपकी बिल्डिंग कौन से कैटेगरी में फॉल हो रही है। अगर ऐसा है तो उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं, मान लीजिए आपको अगर 50 ईयर्स की डिजाइन लाइफ दे रखी है या फिर 100 ईयर्स की दे रखी है, तो उसके मुताबिक आपको यहां पर इधर बढ़ना होगा, ठीक है, इधर आपको बढ़ना होगा। और यहां पर देखिए ये K1 फैक्टर है डिपेंड ऑन विंड स्पीड, तो वहां पर विंड स्पीड दे रखी है आपको 33, 39, 44, 47, 50, 55, ठीक है। उसके मुताबिक आपका जो भी विंड स्पीड हो रहा है बेसिक वो, और उसको कंपेयर करो
इस तरह से क्रॉस करो उसको, मतलब यहां से आपका डिजाइन लाइफ और क्लास ऑफ स्ट्रक्चर, और यहां से बेसिक विंड स्पीड, ये जहां क्रॉस हो रहा है जो आपकी वैल्यू होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ K1। एग्जाम्पल के अंदर हम और अच्छी तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े ना, K1 के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, K1। अब K2 की बात करते हैं, टेरेन स्ट्रक्चर, टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर फैक्टर, ये फैक्टर, ठीक है, वो है हमारा K2 दैट इज गिवन इन टेबल नंबर 2 पेज नंबर 12। ठीक है, टेबल नंबर 2 पेज नंबर 12 में आ जाइए फटाफट, यहां पर आपको दे रखा है। इसके अंदर देखो ये डिपेंड करता है, एक तो हाइट आपकी कितनी है बिल्डिंग की, उसके बाद टेरेन कैटेगरी कौन सी है और क्लास कौन सा है, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ये तीन चीज जहां भी मैच हो रही है वो आपको वैल्यू ले, किस तरह से मैच करवानी है एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताऊंगा बखूबी। ओके, कैलकुलेट करके हम देखेंगे उसके अंदर, इसलिए आपको इसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं K3 की। अब देखो K3 क्या कहता है आपको, ये क्योंकि टोपोग्राफी फैक्टर होता है, ये टोपोग्राफी फैक्टर होता है, और ये क्या कहता है आपको, देखो इसके अंदर आपको आईएस कोड की जो क्लॉज है आपका 5.3.3.1, इसमें आपको क्या कहा गया है कि ये कब इफेक्ट करता है, ये फैक्टर कब इफेक्ट करता है, जब आपका विंड स्लोप जो है, अपविंड स्लोप, वो 3 डिग्री से ज्यादा हो तब। अगर आपका अपविंड स्लोप 3 डिग्री से ज्यादा हो, खैर जोड़िए, तब आपको ये ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, समझ आ रही मेरे आपको। अगर उससे 3 डिग्री से कम है आपकी वैल्यू तो आपको 1 ले लेनी है, मतलब अगर 1 ले रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, ये इसके अंदर अगर 1 ले लेते हैं तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मल्टीप्लाई करो तो। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 डिग्री से ज्यादा होता है ना तो इसकी वैल्यू फिर चेंज होती है, 1 to 1.36 वेरी हो सकती है। अगर आपका 3 डिग्री से कम हुआ अपविंड स्लोप तो आपको 1 ले लेना है, 3 डिग्री से ज्यादा हुआ तो 1 से 1.36 के बीच में आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपको K3 के लिए प्रोविजन आईएस कोड में दे रखा है क्लॉज 5.3.3.1 के अंदर, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट K4 इंपॉर्टेंट साइक्लोनिक रीजन फैक्टर। अब देखो K4 आपको क्या कहता है, K4 के लिए देखो वहां पर अगर देखोगे आप, मैंने कहा आपको कि जैसे ईस्ट और वेस्ट के अंदर इन्होंने माना है कि ये सीवियर जोन है साइक्लोन के लिए, तो वहां पर आपको इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन फैक्टर के लिए, हाँ उसके लिए अपेंडिक्स, ओके वो अलग चीज है। ठीक है, तो उसके लिए जो है साइक्लोन, यहाँ पे इंपॉर्टेंस फैक्टर जो है K4, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि वहां आपको उन्होंने आईएस कोड में ही 3 कैटेगरी दे रखी है। एक तो आपके कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं वो, उसके बाद इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होते हैं वो। अगर मैं आपको बता दूं उसके अंदर वो आईएस कोड, एक्चुअली मेरे अभी पीडीएफ फाइल भी मेरे पास नहीं है उसकी, खैर जो भी है, अगर आपके पास है तो बहुत उसमें देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां पर अगर देखोगे तो आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर अलग से दे रखा है। अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है तो आपको वैल्यू लेनी है 1.15 ना, बिकॉज वी विल ओनली डील विद इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स ओवर हियर। तो यहां पर हमारा K4 जो हो जाएगा वो 1.15 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास आईएस का जो नया वर्जन है इसका आपका, वो आपके पास है तो आप उसमें से देख सकते हो कि 3 कौन कौन से दूसरे वैल्यूज दे रखे, मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, जो K4 है वो आपका यहां पर बेस्ड ऑन अवर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग 1.15 होगा। तो ये सारे जो फैक्टर थे, जो कोफिशिएंट थे, वो हमने निकाल लिए हैं। इसके अंदर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। हाँ, ये जो डिग्री का इसमें आपको बताना था मुझे। ठीक है, तो अगर अपविंड स्लोप ग्रेटर देन 3 होता है ना, तो वो मैंने अभी आपको उसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि हम आगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उस टाइप का, उसके अंदर मैं आपको उसके साथ बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ, और आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होगे। यहां पर आप थोड़ा उसको लेकर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताया, अभी बाद में बताऊंगा उसको मैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे फैक्टर थे। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया? यस और नो, जल्दी करो, रिप्लाई करो मुझे, यस और नो, हरी अप, रिप्लाई करो इस बात का मुझे कि आपको यहां तक समझ में आया नहीं आया। अगर कहीं नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आ गया तो यस लिखो, लाइक करो, हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। चलिए, तो आप सभी को यहां तक बखूबी समझ में आ गया है, जो कि मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है ना, बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये विंड लोड कैलकुलेशन यहां पर खत्म हो जाता है। ये K4 इज नॉट इन बुक, K4 बुक में नहीं है, क्योंकि बुक जो है हमारी आईएस
875 1987 के हिसाब से है। अब अगर वो अपडेट होती है तो IS 875 2015 के हिसाब से होगा उसके अंदर, और उसमें K4 को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमने यहां तक देख लिया कि भाई ये विंड लोड कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब अब हम लास्ट स्टेप देखते हैं इसका, विंड लोड का। ये हमने सारे अब तक जो है ये प्रेशर, बेसिक विंड स्पीड और डिजाइन, ये स्पीड और प्रेशर से हमने डील किया। अब हम लोड से डील करेंगे कि लोड किस तरह से निकाला जाता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको IAS कोड में दे ही दिया है उन्होंने, मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए भी बहुत सिंपल चीजें है, सब कुछ आसान है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको, और आसान लगेगी चीजें। ठीक है, जिगर पटेल बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। देयर इज रेंज प्रॉब्लम एंड नॉट लिसन, मतलब आपको सुनाई नहीं दे रहा है मेरी तरफ से और थोड़ा आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। अनिल, जहां तक मैं आपकी बात को, आपकी कमेंट को समझ पा रहा हूं शायद यही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी तरफ से जो रेंज और नेटवर्क वगैरह है वो बिल्कुल अच्छी तरह से है, बिल्कुल सही है, सटीक है, ठीक है, स्पीडी है, और वॉइस भी शायद सभी को सुनाई दे रही है मेरी। आप अपनी तरफ से एक बार अपने आप को चेक कर लो, अपने मोबाइल को चेक कर लो, मोबाइल को चेक करो, अपने नेटवर्क को चेक कर लो, रीलोड करो एक बार उसे, इंटरनेट बंद करके फिर से चालू करो, ताकि आपका सवाल वहां पर सॉल्व हो जाए। ठीक है, खैर जो भी है, तो विंड लोड कैलकुलेशन के लिए किसी ने जवाब दिया, दैट इज आपको इसके लिए जाना होगा, देखो पेज नंबर 13 के ऊपर, पेज नंबर 13 के अंदर जो है वो आपको यहां पर एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज CPE प्लस और माइनस CPI इंटू A इंटू ये स्लोप एरिया होगा इंटू PZ, दैट इज प्रेशर। ठीक है, डिजाइन विंड प्रेशर होता हमारा, ओके, PZ। ठीक है, चलिए, तो ये आपको फॉर्मूला दे रखा है। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आप सोचोगे कि ये CPE क्या है, CPI, जो पहली बार देखता है इस फॉर्मूले के तो वो ऑब्वियसली सवाल होगा कि CPE क्या है, CPI क्या है। तो CPE और CPI क्या है, ये बेसिकली होता है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, या हम कह सकते हैं प्रेशर हम इसको एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट कहेंगे और हम इसको इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट कहेंगे। अब ये होते क्या है तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर। ठीक है, ये हमारा इस तरह से रूफ है, ओके, यहां पर होता क्या है, CPE इज फॉर एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, हाँ जी, वेरी गुड, वही मैं बताया। ठीक है, और ये इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। अब यहां पर देखो होता क्या है ना कि आपका विंड जो है प्रेशर बाहर से भी आ सकता है, और क्योंकि आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो कहीं ना कहीं से इसकी कोई ना कोई खिड़की, दरवाजा, ओपनिंग वगैरह कोई तो होगी इसकी, तो वहां से भी अंदर प्रेशर आ सकता है इसका। तो मतलब इसके अंदर दोनों तरफ से प्रेशर लग सकता है। अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, अगर हम अंदर की बात कर रहे हैं तो ये इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है ये भी एक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के साथ करवाओ तो और अच्छे समझ में आएगा, अगर अभी करवाओ तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाए आपको। तो क्या आप क्या चाहते हो, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही इसे सॉल्व करवाऊं, या फिर अभी मैं आपको बता दूं ओवरव्यू इसका कि किस तरह से किया जाता है? कितने लोग क्या कहते हैं जरा बताइए मुझे, एग्जाम्पल के साथ या फिर अभी? ये दो ऑप्शन आपके पास है, एग्जाम्पल के साथ या अभी। कम ऑन, हरी अप। ओवरव्यू, यस सर, एग्जाम्पल के साथ। अरुण कह रहे हैं ओवरव्यू। और कोई है जो कहना चाहेगा कुछ इसके बारे में, एग्जाम्पल के साथ या ओवरव्यू? कोई भी जब अगर कहना चाहते हो कहे फटाफट, जल्दी जल्दी करवा दो अभी। ठीक है, यश अभी कह रहे हैं, अरुण अभी ओवरव्यू कह रहे हैं। और कोई है तीसरा, चौथा? एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ, ओके ठीक है। और कोई कहना चाहता है कुछ तो मैं उसकी भी थोड़ी राह देख लेता हूं, वेट कर लेते हैं हम लोग। विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल, विद, ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जितने लोग हैं, क्योंकि अभी मेजोरिटी जो है एग्जाम्पल के साथ वालों की आ गई है, तो हम उनको नाराज नहीं कर सकते हैं। अगर जो अभी के वाले थे वो भी नाराज ना हो, मैं आपको कवर करवाऊंगा, ये गारंटी है मेरी, आप चिंता मत करो। बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा आपको मैं कि CPE क्या होता है, CPI क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, कौन सी वैल्यू यहाँ पर जो है ये प्लस माइनस है तो प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, प्लस क्यों लेना है, माइनस क्यों लेना है, कौन सी वैल्यू लेना है, ग्रेटर कौन सी, स्मॉलर कौन सी, कब, कैसे, वगैरह वगैरह वगैरह, मैं आपको सब कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, चिंता मत करो। एरिया हमें पता है, स्लोप एरिया, विंड ऑब्वियसली कहां लगती है, स्लोप में लगेगी, तो स्लोप एरिया लेना होगा। और हमने लास्ट में जो विंड प्रेशर निकाला था, डिजाइन विंड प्रेशर, वो है PZ की वैल्यू। हाँ, PZ की वैल्यू क्या थी आपको पता है, 0.6 VZ स्क्वायर होता था। ठीक है, दैट इज गिवन इन IS कोड। ओके, तो सिंपल चीजें हैं सब कुछ।
अच्छा, कितने लोग, आप बताइए मुझे, कितने लोगों को लगा कि ये बहुत सिंपल है? कितने लोगों को अभी ये मुश्किल लग रहा है, कितने लोगों को सिंपल लग रहा है? जल्दी बताइए। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको, जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना भाई, तो आप इसको आंख बंद करके इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाओगे, ये गारंटी है मेरी। बस आप अभी बता दो मुझे, कितने लोगों को ये मुश्किल लगा, कितने लोगों को सिंपल लगा? जल्दी बता दो। संतोष आचार्य को ये सिंपल लग रहा है, और कोई? क्योंकि इसके अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कोई बताइए, अगर आपकी कोई मुश्किल आपको लग रही है तो बताइए। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है। अनिल, कहां कहां आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप बताइए मुझे। चलिए, यही एक चीज होती है कि हमें देखना है, समझना है, सीखना है। तो आप बताइए कहां डिफिकल्ट है। क्लॉज 5.4 विंड प्रेशर। अच्छा, ये आपने विंड प्रेशर के लिए कहा था, ठीक है। ओ डिजाइन विंड 5.4 0.6 VZ स्क्वायर। हाँ, सिंपल लग रहा है आपको। मिहिर गुजराती को, अभी को सिंपल लग रहा है, अहमद को सिंपल लग रहा है। आप जो हार्ड जिसको लग रहा था, अनिल को जरा बताइए आपको डिफिकल्टी कहां पर हो रही है। अनिल, मैं आपके लिए यहां पर आया हूं ऐसे लोगों के लिए जिनको ये चीजें डिफिकल्ट लगती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डिफिकल्ट ना लगे। अगर कहीं लग रहा है तो मुझे बताइए डिफिकल्ट लगा। देखो, हर चीज का एक कारण होता है, हर चीज का एक रीजन होता है जिसकी वजह से वो डिफिकल्ट लगती है और जिसकी वजह से आपको सिंपल भी लगती है। कई लोगों को, सभी लोगों को सिंपल लग रहा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है। आप मुझे अपना सवाल बताइए, डिफिकल्ट कहां लग रहा है, परेशानी क्या है आपकी? अगर आप अभी नहीं बताना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, मुझे आप बाद में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे बाद में एनी टाइम सोशल नेटवर्क के जरिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली इसके बारे में गाइडेंस करूंगा और आपकी मदद करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हमारा पेड कोर्स है, उसके अंदर कुछ स्पेशल सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप चाहते हो तो हमारे उस कोर्स को पे करिए, सॉरी उसको परचेज कर लीजिए। 999 रुपीज़ का है, सिर्फ और सिर्फ। बाहर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है, हाँ यहां तक हमने देख लिया। बस ये क्या है, खत्म हो गया हमारा यहाँ पर ये डिजाइन, ये सॉरी एनालिसिस था, ये एनालिसिस हमारा खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा एक आता है ग्राफिकल मेथड करके। वो ग्राफिकल मेथड किस तरह से करना है वो भी बहुत सिंपल है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसके अंदर मैं देखा बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं आपको एक इसकी कंफ्यूजन का पॉइंट बता देता हूं। आप कंफ्यूजन, आप अगर एक के पास जाओगे तो वो बताएगा कि ये डायरेक्शन इस तरह से लेना है तो उसको ये कंसिडर करना है। उसके बाद आप दूसरे के पास जाओगे तो आपको वो डायरेक्शन को कुछ और बताएगा। तो इस तरह से लोग क्या है, ग्राफिकल मेथड के अंदर एनालिसिस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा प्रेशर कब किस तरह से हमें कंसिडर करना है, कौन सा लोड कहां पर ट्रांसफर होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हम आखिर में इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे ग्राफिकल मेथड को। और डिजाइन ऑफ पर्लिन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत ही सिंपल है, ये तो भी थोड़ा लेंथी है लेकिन उससे भी ज्यादा सिंपल है डिजाइन ऑफ पर्लिन, ठीक है ना। तो आप मान के चलो कि भाई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आपका मक्खन की तरह खत्म होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से, मजे से खत्म होगा। कल मॉर्निंग का मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूं, लेकिन परसों मॉर्निंग से हम क्लासेस शुरू कर देंगे हमारी, ठीक है। और अगर जल्दी खत्म हो जाती है क्लासेस हमारी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जल्दी खत्म कर लेंगे हम लोग। बाद में हम जो जीटीयू के पेपर होंगे उनको सॉल्व किया करेंगे, आपके साथ ही सॉल्व करेंगे। फिर मैं सॉल्यूशन तो वैसे आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जीटीयू के पेपर हम साथ में सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं बात तैयारी भी करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम थियरीज को डिस्कस करेंगे कि कौन थियरीज का नंबर लगा देगा अगर ऐसा हो तो, है ना। अगर हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, अगर हम 2 टाइम लेते हैं हमारे क्लासेस को तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और क्योंकि अभी ये थोड़ी आपकी छुट्टियां चल रही है तो मुझे लगता है हमें इसका फायदा उठा लेना चाहिए, है ना। तो हम पूरा पूरा फायदा उठाएंगे इसका, और हमारे इन पूरे चैप्टर्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जिगर पटेल कह रहे हैं कि सर इस बार डिजाइन ऑफ स्टील रूफ ट्रस सीखना है हमें, पॉसिबल हो तो। डिजाइन ऑफ स्टील रूफ ट्रस, तो ये हम वही तो कर रहे हैं, स्टील रूफ ट्रस तो कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है, डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर रूफ ट्रस की तो डिजाइन कर रहे हैं ना हम लोग, या फिर आपको दूसरा वाला रूफ ट्रस सीखना है? जिगर पटेल, आपको दूसरा वाला रूफ ट्रस सीखना है क्या? पॉसिबल हो तो सॉल्व करवा दीजिए। डिजाइन ऑफ स्टील रूफ ट्रस, ये कोई वुडन रूफ ट्रस तो है नहीं, पहली बात। अगर आपको दूसरा वाला जो रूफ ट्रस आता है वो आपको सीखना है तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, उसकी भी चिंता मत करो आप, ठीक है। चलिए, तो फिर यहां तक आज की इस क्लास को। हाँ, एग्जाम्पल आज करना है या कल करना है? एग्जाम्पल आज करना है या कल करना है? कितने लोग चाहते हैं बताओ मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट्स द एग्जाम्पल टू डू नाउ और टुमारो? जल्दी बताइए, हरी अप।
और IS जो है IS 875 पार्ट 1 2 3, अगर 1 2 नहीं हो तो चलेगा, लेकिन 3 जो है, थर्ड IS कोड जो हमारा है, 3 पार्ट जो है, सॉरी थर्ड पार्ट जो है, वो आप अपने पास जरूर रखिएगा। आप 1987 वाला रखो या फिर आप 2015 वाला रखो, लेकिन रखो आपके पास। अब कल से अगर आप क्लास में आओगे तो आपको रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात आपको बता दूं, मैं जितने लोग टुडे वाले हैं मैंने ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया था, ठीक है, वरना मैं करवाने वाला तो कल ही हूँ एग्जाम्पल को, ठीक है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल कल ही करेंगे हम लोग, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था फॉर्मेलिटी के लिए, दैट्स ओके। एग्जाम्पल कल होगा हमारा, ठीक है, आज नहीं होगा। आज हम, क्योंकि हमारे पास अब 1 घंटा 25 मिनट हो चुका है हमारे पास, अभी IS कोड नहीं है सर। हाँ कोई बात नहीं मिहिर, कल हम करेंगे। मैं ऐसे ही अभी पूछ रहा था, मैं देख रहा था कितने लोग क्या चाहते हैं, लेकिन रिप्लाई मुझे अच्छा आया आज का, दैट्स गुड पॉइंट। चलिए, तो 1 घंटा 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा लंबा हम क्लास नहीं लेंगे अब हमारी। तो इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी हम कल एग्जाम्पल शुरू करेंगे। कल एग्जाम्पल अगर 1 हो सके तो 1 कंप्लीट करेंगे, 2 हो सके तो 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जितना हो सके हम अब मैक्सिमम हमारी स्पीड बढ़ा देंगे, और स्पीड मतलब हमारे जो लाइव सेशंस है उनको, नंबर्स ऑफ लाइव सेशन बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चलिए, तो बस आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर कोई आपका दूसरा डिफरेंट कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो, हाँ आपको एक ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया, 1 मिनट ज़रा, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना भूल गया हूँ। जितने लोगों के पास, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर दूसरा काम कर रहा हूँ। जितने लोगों के पास हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की नोट्स नहीं है, उन लोगों को मैं खास बता रहा हूँ, 1 मिनट, ये ज़रूरी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 1 मिनट ज़रा मैं बता देता हूँ आपको, मैं देख रहा हूँ उसी चीज़ को। अच्छा, कितने जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास आपको ज़रूरी बात बता दूं मैं कि हमारे वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखोगे, हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के कुछ नोट्स मैंने वहां पर अवेलेबल करवाए आप लोगों को। ज़रूरी अनाउंसमेंट, मैं देख रहा था उसको कंफर्म कर रहा था मैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की नोट्स मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाई हैं, तो उन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उन नोट्स को आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, www.technicalcivil.com पे जाइए, वहां पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सर्च कीजिए, आपको उसकी नोट्स मिलेगी। उन नोट्स को वहां पर देखोगे आप, तो उन नोट्स के अंदर कुछ ज़रूरी थियरीज है, और ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, ये मैंने वहां पर आपको बता रखे हैं, ताकि आप इन सब चीज़ों को और आसान तरीके से समझ सको, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं ज़रा, नोट्स है हमारे, ये मुझे लगता है आपके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इनको देखोगे तो आपको और समझने में आसानी होगी कि ये नोट्स के अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये जो है हमारे हैंड रिटन नोट्स है, इस तरह से अगर आपको दिखाई दे रहे होगे तो ये नोट्स अगर आप देखोगे, इसके अंदर मैंने ये थियरीज है कुछ, ये थियरीज देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये भी थियरीज है, कुछ स्टेप्स है, कंपोनेंट्स है, टाइप ऑफ जो है वो रूफ ट्रस है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये कंपोनेंट है जो कि बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ बताया आपको सारी चीज़ें एक एक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ स्टेप्स है, ये जो मैंने आज स्टेप आपको बताए ना, ये सारे स्टेप जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, देखने के लिए। तो ये स्टेप आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसके, और ये जो है सारे स्टेप आखिर तक आपको मिलेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए,
आपके रैपिड रिवीजन के लिए, आपको याद रखने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चलिए तो बस आज की इस क्लास को भाई हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट हमें कर रहे हो, जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हो, मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं। और आप सभी से एक दरखास्त करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे क्लासेस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने क्लास में इसको फैलाइए ताकि वो हमसे लाइव आकर जुड़े, लाइव क्लासेस। और वैसे भी अब जो है बाहर ज़्यादा निकलने का वक्त नहीं है, समय नहीं है, ऑलरेडी कोरोना वायरस का कहर बार बरपा हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम भीड़ में ना रहे, भीड़ से बचे। और इसलिए भीड़ से बचेंगे तो हम जो है सेफ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आपका एजुकेशन, आपका जो पढ़ाई है वो भी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा तरीका है, आप हमसे जुड़ो, आप हमसे पढ़ो, लाइव पढ़ो। ठीक है, वैसे तो मैंने ये ऑनलाइन इसलिए शुरू किया था कि जो लोग कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, उनके पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए। लेकिन अब ये और एक अच्छा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया है कि जो लोग अब स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन वगैरह बाहर कोरोना वायरस की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो हमसे लाइव इस तरह से पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस मेरी गुजारिश को एक्सेप्ट करोगे, मानोगे और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओगे। ठीक है ना, चलिए तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। और हाँ, कल जो भी हमारी अनाउंसमेंट होगा मैं आपको बता दूंगा कि कल हमारा 7 बजे के आसपास क्लास होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर हम, उसके बाद मॉर्निंग के अंदर होगा। तो कल 7 बजे हमारा क्लास होने वाला है, आप सभी को बता दूं आज मैं, कल 7 बजे हमारा क्लास होगा और फिर परसों मॉर्निंग से हम सुबह स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, चलिए तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और आप सब अपना ध्यान रखिए, साफ सुथरे रहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, बाहर कहीं निकल रहे हो तो मास्क पहन के निकलिए। अभी जितना हो सके उतना सतर्कता बताइए। अपने हाथ बार बार हैंड वॉश से, सैनिटाइजर से धो, साफ करो उसे अच्छी तरह से। ठीक है, बार बार अपने आप को क्लीन करो, अपने एरिया को जहां आप रह रहे हो उसे क्लीन रखो, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके रखो अल्टीमेट। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। कल फिर आपके साथ 7 बजे हम मुलाकात करेंगे इसी तरह लाइव सेशन में आके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।